दोस्तों नमस्कार। न्यायपालिका यानी भारतीय न्यायपालिका, इस टॉपिक के तहत हम संपूर्ण न्यायपालिका को देखेंगे। कहने का मतलब है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जितने भी जिला में न्यायालय है या फिर उसके अधीनस्थ जो भी न्यायालय है, और यहाँ से जितना एमसीक्यू हो सकता है, मल्टीपल क्वेश्चन हो सकता है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, जो भी हो सके, जहाँ तक हो सके उसके तह तक जाएंगे। चलिए हम लोग पहली क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहता है नियमों का पालन कराना किसका कार्य है। दोस्तों, नियमों का पालन कराने का काम न्यायपालिका का है, इसलिए इसका एक का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। दोस्तों याद रखेंगे कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। दोस्तों फिलहाल वर्तमान में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय को इनमें से कौन सी समीक्षा करने का अधिकार है। दोस्तों ऐसे तो उच्चतम न्यायालय के पास बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है उसमें न्यायिक समीक्षा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। दोस्तों याद रखेंगे तदर्थ न्यायाधीश का मतलब एडहॉक न्यायाधीश की बात हो, एडहॉक जजों की बात हो रही है। तो तदर्थ न्यायाधीश का अनुच्छेद है 127, ठीक है। 127 का ए भी लिखा रहता है, तो 127 का ए याद रखेंगे। और इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो इस तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में जानने के लिए अनुच्छेद तो मैं बता दें 127 का ए। दूसरी बातें, ये तब नियुक्ति की जाती है जब कोरम पूरा ना हो, यानी न्यायाधीशों की जो कोरम होती है वो पूरा ना हो। अगर कोरम पूरा ना हो उस समय तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है, और ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही अक्सर बनते हैं, या फिर वो बन सकते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए उसमें योग्यता हो। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में है। दोस्तों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। यानी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तब नियुक्ति की जाती है जब मुख्य रूप से मुख्य न्यायाधीश ना हो उस समय, तो इसकी नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। देखिए, अगर केंद्र और राज्यों के बीच में किसी प्रकार कोई विवाद होता है तो मूल रूप से ये उच्चतम न्यायालय के पास ही अधिकार है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा उसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्वलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए न्यायिक पुनर्वलोकन होता क्या है। न्यायिक पुनर्वलोकन होता है जब संसद द्वारा कोई विधि बनाया गया, उन विधि को न्याय फिर से देखा जाता है कि वो विधि कहीं तो संविधान से इतर नहीं है, या तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मूल अधिकार का हनन किया जा रहा है। तो मूल अधिकार का सबसे बड़ा रक्षक हमारा सुप्रीम कोर्ट ही है। तो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं कि वो संसद में जो नियम कानून वैधानिक अधिकार नियम कानून जो बना है या विधि बना है, उन सारे विधि के बारे में देखते हैं कि संविधान से इतर ना हो। दूसरी बात है मूल अधिकार का हनन ना किया जा रहा हो। तो इस तरीके से न्यायिक पुनर्वलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। क्या अधिकार है? तो इसमें देखिए ए में दे रखा हुआ यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। यानी अगर संसद द्वारा जो कानून विधि पारित किया गया है वो कानून या विधि को अगर संविधान से इतर हो तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है। ये न्यायिक पुनर्वलोकन के तहत में न्यायालय को मिला हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित। दोस्तों याद रखेंगे, सबसे पहली बात तो ये याद रखेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार होता क्या है। अपीलीय क्षेत्राधिकार हम उसे कहते हैं जो आप किसी कोर्ट में जाकर अपील करते हैं, और हमारे देश का सबसे बड़ा अपीलीय अधिकार, जहाँ पे सबसे उच्च अपील अधिकार आप कह सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट है। तो अपील अधिकार के तहत में ये एक अनुच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, संवैधानिक विवाद अगर होता है सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपील कर सकते हैं, या अपील क्षेत्राधिकार के अंतर में आता है, वो अनुच्छेद 132 के तहत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? तो एक व्यक्ति का ऐसा नाम है, एक व्यक्ति है यहाँ पर चारों में जो उच्च न्यायाधीश में भी रहे सुप्रीम कोर्ट का और लोकसभा अध्यक्ष के पद पर भी आसीन हुए, सुशोभित किए। वैसे व्यक्ति का नाम आपके पास यहाँ पर है के.डी. हेगड़े। ये दोनों काम किए थे। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है? यानी ऐसा कौन सा मामला है जो दोनों अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों अब उसके अधिकार क्षेत्र में है? तो मूल अधिकार का संरक्षण। दोस्तों याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत हमारा मूल अधिकार का संरक्षण देते हैं, संरक्षण करता है, और वही सबसे बड़ा संरक्षणकर्ता के रूप में हमारे पास अभी तक मौजूद है। संविधान ने उसे दिया ही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने की उम्र सीमा क्या है? यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट का एज क्या है? तो एज है 65 ईयर्स। और अगर आपसे हाई कोर्ट पूछे तो उनका एज है 62 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? दोस्तों याद रखेंगे, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? दोस्तों याद रखेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए वही विधि है जो राष्ट्रपति का हटाने का विधि है, लेकिन हम यहाँ पर महाभियोग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, महाभियोग वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका डी आंसर होगा सही, राष्ट्रपति द्वारा संसद के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट याचिका दायर की जा सकती है? दोस्तों याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अपना अपना रिट जारी करने का अधिकार दे रखा हुआ हमारे संविधान द्वारा। तो अगर किसी व्यक्ति के लिए पर्सनली अगर किसी के बारे में रिट जारी करना चाहे सुप्रीम कोर्ट तो वो एक ही है, वो हेबियस कॉर्पस के तहत में जारी कर सकते हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करें जो उसे प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत करना चाहिए, उस रीट याचिका को कहा जाता है। यहाँ पर भी एक याचिका को बताना है कि न्यायपालिका तब जारी करता है जब कार्यपालिका को कहा जाता है कि आपको जो कार्य दिया गया है उसी के तहत, उसी शक्ति के तहत अंतर्गत कार्य कीजिए। इस तरह का जो रीट है वो रीट किसके अंतर्गत आता है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा हुआ है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, तो उसका सही आंसर होगा मैंडेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस का परिणाम क्या होता है? यानी जो रीट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उसकी हेबियस कॉर्पस जो भी मैं बताया किसी व्यक्तिगत तौर पर जारी किया जाता है, उसका परिणाम क्या होता है? देखिए, इसमें होता ये है कि मान लीजिए किसी संस्था द्वारा जिस संस्था द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बनाए रखा हुआ, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लग रहा है कि वो व्यक्ति निर्दोष है, उसे बंदी बना के रखा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कह सकते हैं उस रीट अनुसार कि बंदी बनाए हुए व्यक्ति को, ठीक है, अब मेरे पास समक्ष पेश करें। तो इसका सही आंसर होगा सी, बंदी बनाए गए या रोके गए व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। जब वो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के मेरे पास पेश करें, फिर पेश करने के बाद उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे, परखेंगे, इसके बाद अगर वो व्यक्ति सही निर्दोष है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। उसे सुप्रीम कोर्ट किसे कहेंगे? जिस संस्था द्वारा उसे बंदी बनाया गया उस संस्था को कहेगा कि उस व्यक्ति को मेरे समक्ष आप पेश कीजिए। पेश करने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है अगर वो निर्दोष है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देता है कि वह अपना कर्तव्य पालन करें, वह है, ठीक है। यानी एक रीट यहाँ के बारे में कहा जा रहा है कि अगर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय को आदेश देता है कि वह अपना कर्तव्य पालन करें, यानी कहने का मतलब है कि कोई अगर सरकारी व्यक्ति है, सपोज कि यहाँ सरकारी व्यक्ति की बात आएगा, ठीक है, या किसी संस्था द्वारा कोई काम किया जा रहा है, तो वो संस्था को या तो कहेगा कि आपको जो आदेश दिया जा रहा है वो तो काम कीजिए, समुदाय कहा जाएगा कि आपको जो आदेश मिला हुआ है उस आदेश के तहत में काम कीजिए। इस तरह का रीट कभी कभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जारी करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको ये बताना होगा। तो सही आंसर के तौर पर देखिए 4 ऑप्शन दे रखा हुआ है, चारों ऑप्शन में एक आपका सही है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ बंदी प्रतिजन रीट, दूसरा में कहता है, बी में कहता है उत्प्रेषण रीट,
इसके बाद तीसरा में कहता है परमादेश रीठ, और चौथा में आपका है उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी परमादेश रीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण निर्देशित किया गया है। दोस्तों याद रखेंगे, जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे तो डीपीएसपी के तहत में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद याद रखेंगे, अनुच्छेद आर्टिकल 50 के तहत में ये कहा गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखेंगे। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी राज्य के नीति निदेशक, राज्य की नीति के एक निर्देशक तंत्र द्वारा। तो यानी डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगर आप लोग डीपीएसपी के तहत एक इसी चैनल के तहत में आप जाएंगे, एक बहुत अच्छी तरह से वीडियो बना हुआ है, 2-3 पार्ट में होगा, आप जाकर देख सकते हैं। और जितने भी आपको डीपीएसपी के तहत में जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी है, आपको वहाँ मिल जाएगा। दूसरी बात है कि जितना भी अभी तक एग्ज़ाम हुआ है उन सारे एग्ज़ाम को देखते हुए मैं कोशिश किया हूं कि डीपीएसपी को सही तरीके से समझाने के लिए। आप एक बार वीडियो देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसी चैनल के माध्यम से प्ले लिस्ट में जाएंगे और डीपीएसपी का जो वीडियो बना हुआ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। दोस्तों याद रखेंगे, राज्य के संचित निधि से, या यहाँ पर लिखा हुआ है समेकित निधि यानी संचित निधि। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर से कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ता तो जरूर राज्य के संचित निधि दिया जाता है, लेकिन अगर उसको पेंशन की बात किया जाए तो भारत सरकार की संचित निधि से मिलता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि से मिलता है, लेकिन पेंशन भारत सरकार का संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। दोस्तों याद रखेंगे कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता क्षेत्राधिकार के तहत में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है। दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कम अधिक करने का शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उच्च न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। यानी किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से यानी दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या ट्रांसफ़र किया जा सकता है, वो तो होता ही है, लेकिन ये किसका अधिकार क्षेत्र में ये आता है। दोस्तों याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आता है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा बिलासपुर। दोस्तों याद रखेंगे, उच्च न्यायालय जो छत्तीसगढ़ का है वो बिलासपुर में है, जबकि राजधानी कहाँ पर है, रायपुर में। ठीक है दोस्तों, ये मटेरियल अवेलेबल किया जाएगा और आप लोग इसी चैनल के माध्यम से बने रहें। दोस्तों अगर आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक करेंगे, और जो सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।